बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार का पठन पाठन करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पाठ का प्रथम पृष्ठ देख रहे हैं, तो आइए पठन पाठन आरंभ करते हैं। कृपया रेखांकित पंक्तियों पर अधिक ध्यान दें। पहली पंक्ति इस प्रकार है। वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, क जमा अ जमा म जमा अ जमा र जमा आ, क्या बना? कमरा। अब देखिए जो कमरा शब्द बना है ये सार्थक शब्द है, यानी इसका अपना एक अर्थ है। तो सार्थक ध्वनियों के मेल से क्या बना है? एक सार्थक शब्द बना है। इसी प्रकार आगे भी उदाहरण दिए गए हैं। अगला आइए, लिखा है भाषा में शब्दों का विशिष्ट स्थान होता है। भाषा शब्द जो होता है इसकी स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द और अर्थ में विशिष्ट संबंध होता है। वह शब्द वर्णों के विशिष्ट क्रम से बनते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द पद बन जाता है। ये मैंने आपको जितनी भी पंक्तियां हैं ये मैंने आपको वर्ण विचार पाठ में भी बताई और समझाई। आगे देखिए क्या लिखा है। विषय है शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्दों को किस तरह से बांटा गया है। हिंदी भाषा में शब्दों का विशाल भंडार है। इनमें कुछ शब्द उसके अपने हैं तो कुछ अन्य भाषाओं से भी आए हैं। कुछ नए शब्द बनते रहते हैं। देखो, कुछ तो अपने ही हिंदी के शब्द हैं, कुछ दूसरी भाषाओं से आ गए हैं और समय के साथ साथ कुछ और नए शब्द भी उसमें जुड़ते रहते हैं। तो हिंदी शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। वो कौन कौन से 5 आधार हैं? देखिए उनके नाम दिए गए हैं। रचना अर्थात व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है स्रोत अर्थात उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। और पांचवा है प्रयोग के आधार पर। अब इनका भी हम विश्लेषण करेंगे। पहला देखिए, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी शब्दों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं वो 3? देखिए, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। अब पहला देखिए, रूढ़ शब्द। परंपरा से किसी सामान्य अर्थ का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके, यानी कुछ ऐसे शब्द जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। मतलब जो टुकड़े हम करते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता दोनों टुकड़ों का। तथा जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दिन, रात, सुबह आदि ये मूल शब्द भी कहलाते हैं। अगला पृष्ठ देखिए, यौगिक। यौगिक के लिए क्या कहा गया है? 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के योग से बने ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जिनके सार्थक टुकड़े कर सकते हैं हम लोग, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अवगुण, अव जमा गुण, ठीक है, दोनों के सार्थक खंड हो गए। अव का भी अपना अर्थ है, गुण का भी अपना अर्थ है। रसोई घर, रसोई जमा घर। पाठशाला, पाठ जमा शाला। अगला आइए, योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या है? 2 शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनसे किसी रूढ़ अथवा किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, यानी एक कुछ ऐसे शब्द जिनसे किसी विशेष अर्थ का या किसी रूढ़ का, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, उनका बोध होता है। जैसे जलज। जलज का मतलब क्या होता है? पानी में उत्पन्न होने वाला, और वो क्या होता है? कमल होता है। यानी जलज शब्द जो है यहाँ पर कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो गया है, किसी वस्तु विशेष के लिए हो गया है ना। तो जो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं वे योगरूढ़ शब्द होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हम कहते हैं पीताम्बर, यानी पीला है अंबर जिसका, किसके लिए प्रयुक्त होता है? श्री कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त होता है ना। तो ये योग रूढ़ में आता है। तो पानी में बहुत सी चीजें होती हैं, परंतु जलज शब्द जो होता है कमल के अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अतः जलज योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार लंबोदर, पंकज, गिरधर, चतुरानन, दशानन आदि योग रूढ़ शब्द है जो किसी विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो गए। आशा आपको इतना समझ आ गया होगा। अगला देखिए, स्रोत के आधार पर। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विभिन्न स्रोतों से आए हैं, अलग अलग स्रोतों से आए हैं। उनमें कुछ शब्द
अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की व संस्कृत आदि भाषाओं से भी आए हैं। अतः इसी आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को 4 भागों में बांट दिया गया। वो 4 कौन-कौन से भाग हैं? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। ये देखा आपने वेब चार्ट में, प्रवाह चार्ट में दिया गया है। तो पहला लेते हैं हम तत्सम शब्द। देखो तत्सम शब्द में अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? तत् जमा सम। इसका अर्थ क्या होता है? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो हिंदी भाषा के अनेक शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं। ये तो आप जानते हैं ना, जो संस्कृत है वो हिंदी की जननी है ना? तो जो हिंदी जो बनी है वो संस्कृत का ही आसान रूप है। ठीक है? तो जो संस्कृत भाषा से आए हैं तथा उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं एज इट इज, जैसे के तैसे उन्हें उनका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे रात्रि, भ्रमर, भंवरे को कहते हैं ना भ्रमर, और दुग्ध, दूध को कहते हैं काक, कौवे को कहते हैं आदि। अगला है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द अर्थात तत् जमा भव, यानी उससे उत्पन्न होने वाला। इसका अर्थ अगर देखें, तत् जमा भव का क्या अर्थ होता है? उससे उत्पन्न होने वाला, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होने वाले। तो संस्कृत भाषा के अनेक शब्द थोड़े रूप परिवर्तन के पश्चात हिंदी में प्रयोग होते हैं। ऐसे ही शब्द तद्भव कहलाते हैं। तो जैसे दूध, नाच, सपूत, सांप आदि। अब जो नीचे देख रहे हैं आप, बॉक्स दिया गया है आपको, ये तत्सम और तद्भव शब्दों का, ये आपको लर्न करना है। ये क्वेश्चंस पेपर में इसके जरूर आते हैं। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द के लिए देखिए रेखांकित जो मैंने किया हुआ है क्या है? वो क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी भाषा में आने वाले शब्द वो देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द परंपरा से जन साधारण की भाषा में प्रचलित रहे हैं। जैसे नीचे देखिए उदाहरण दे रखे हैं, जैसे थैला, फावड़ा, तरकारी, ऐसे ही और भी उदाहरण दिए गए हैं। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। देखिए ऊपर दिया गया विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द विदेशी भाषाओं से भी आए हैं, ये आप जानते हैं। तो वो जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कौन-कौन से हैं? देखिए रेखांकित किए गए हैं। अंग्रेजी के शब्द हैं, तुर्की शब्द, अरबी फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द, फ्रांसीसी शब्द, चीनी के शब्द हैं, जो चीन से आए हैं वो चीनी शब्द हैं, जो जापान से आए हैं जापानी शब्द हैं, और डच भाषा के भी शब्द हैं। ठीक है? तो ये जितने भी शब्द हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया, वर्गीकृत किया गया है, उन्हें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला देखिए विषय आ रहा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया। तो हमारे सार्थक यानी जो अर्थ के साथ होते हैं, तो उन्हें भी 4 भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है। कौन-कौन से हैं वो 4? देखिए, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। देखो एकार्थी शब्द क्या होते हैं? वो अपनी देखो परिभाषा खुद ही बता रहा है शब्द, जो एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यानी एक ही अर्थ उनका निकलता है, और वो अर्थ क्या होता है उनका? निश्चित होता है। जैसे घर, मित्र, भाषा, पुस्तक, ऋषि, पत्नी आदि। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? देखो वो भी अपनी डेफिनेशन परिभाषा खुद ही बता रहा है कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना अंबर, अंबर आकाश के लिए भी प्रयुक्त होता है और वस्त्र यानी कपड़े के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो हो गया ना अनेकार्थी। अब आइए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो ऐसे शब्द जो समान अर्थ को व्यक्त करते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो कई बार क्या होता है, अर्थ में समान होने पर भी हम जो पर्यायवाची होता है ना किसी शब्द का, उसे सब जगह प्रयोग नहीं कर सकते। अब जैसे हम बोलते हैं गंगा जल, हम गंगा को गंगा जल ही बोलते हैं, गंगा पानी नहीं बोलते, नहीं बोलते ना। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द होते हैं एक ही अर्थ में होने के कारण भी, समान अर्थ बताने के कारण भी, उन्हें हम वाक्य बनाते समय अलग अलग उनका प्रयोग करते हैं। आइए अब अगले पृष्ठ पर कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे अग्नि, आग, पावक, अनल। आंख का दिया हुआ है चक्षु, लोचन, नेत्र, दृग। कमल का दिया हुआ है सरोज, पंकज, पदम और नीरज। अब आ जाइए विलोम शब्द। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है। अगला वो क्या कह रहे हैं कि अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के शब्दों के पर्याप्त उदाहरण शब्द भंडार शीर्षक पाठ में दिए गए। एक आगे आपको
और पाठ आएगा जिसका नाम होगा शब्द भंडार। तो उसमें उनका वर्गीकरण किया गया है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि विद्यार्थी वहां से देखकर याद करें। तो अगला विषय है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर भी दो वर्गों में बांटा गया, विकारी और अविकारी। देखो विकारी वो होते हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के कारण क्या होता है, उसमें उसके प्रभाव से वो अपना रूप बदल लेते हैं, ठीक है। और ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और जो अविकारी शब्द होते हैं वो इसमें के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। अब क्या है, वाक्यों में प्रयुक्त ऐसे जब शब्द होते हैं उन्हें करने पर भी, वाक्य में प्रयोग करने पर भी उनका स्वरूप नहीं बदलता, वो एज इट इज प्रयोग होते हैं, वो जैसे हैं जैसे के तैसे ही वाक्य में प्रयोग होते हैं। अब जैसे क्योंकि है, इसलिए है, तो क्या आप जब वाक्य बनाते हो तो क्या आप उसको बदल देते हो? क्योंकि का कुछ और बन जाता है, इसलिए का कुछ और बन जाता है, कि बाहर के सामने कुछ और हो जाता है, नहीं ना। तो इसीलिए वो जैसे होते हैं वैसे के वैसे प्रयोग होते हैं। अगला आइए प्रयोग के आधार पर। देखो प्रयोग की दृष्टि से भी शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य शब्द और दूसरा है पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द क्या होते हैं? वे शब्द हैं जिनका संबंध आम दैनिक जनजीवन के साथ होता है। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे हाथ, पैर, घर, बाजार, कमरा, रोटी आदि। चलिए आइए अगले पृष्ठ पर क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। पारिभाषिक या तकनीकी शब्द, अब देखिए वो क्या होते हैं। ऐसे शब्द ज्ञान, विज्ञान या विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में भी जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको भी लिखा गया है। वो है जैसे नाभिक, प्रतिध्वनि, सूक्ष्म तरंग और भौतिकी। नेक्स्ट आइए व्यवसाय में जो प्रयुक्त होते हैं, पूंजी, तालाबंदी, बीजक, वार्षिक विवरणी। और प्रशासन में जो यूज होते हैं, प्रयोग में आते हैं, वो है उपक्रम, लेखा परीक्षा, स्मरण पत्र और पात्रता। चलिए देखिए आपने अभी तक क्या जाना है। आपने अभी तक इस पाठ में ये जाना है, इस पाठ में और वर्ण विचार पाठ को मिलाकर बता रहे हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और सार्थक शब्द वाक्यों की रचना करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये मैंने आपको अभी पढ़ा कर आई हूँ। फिर आइए स्त्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। फिर अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी या विपरीतार्थक बोलिए उन्हें, और पर्यायवाची शब्द। फिर व्याकरणिक प्रकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया, सामान्य और तकनीकी। ठीक है, तो बाकी जितना इसका है अभ्यास कार्य वो मैं आपको ईआरपी पर दूंगी, वहां पर आप इसको इनके प्रश्नों के उत्तर को हल करें। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।